तो भारत की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा सिस्टम जो दशकों से चला आ रहा था, अब उसे पूरी तरह बदलने की तैयारी है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा बदलाव है क्या और इसका मतलब क्या है। और सवाल सच में बहुत बड़ा है। क्या हम वाकई भारतीय शिक्षा के एक युग को खत्म होते देख रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स के भविष्य से है। और इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। सोचिए, करीब 70 साल से भारत की हायर एजुकेशन पर जिसका दबदबा था, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, उसे अब बदला जा रहा है। यह सच में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाई, इतना बड़ा फेरबदल करने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? मतलब पुराने सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि उसे जड़ से ही बदलना पड़ गया? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह थी कि हमारे पास यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई कई अलग अलग बॉडीज थीं और इनके नियम कानून अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे। नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा कंफ्यूजिंग सिस्टम बन गया जो नियमों के जाल में तो फंसा था, पर क्वालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसी को कहते हैं ओवर रेगुलेटेड पर अंडर गवर्नड। और इसने यूनिवर्सिटीज की इनोवेशन और आज़ादी को आप कह सकते हैं कि दबा कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। अरे 2010 में ही यशपाल कमेटी ने कह दिया था कि हमने एजुकेशन को अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया है, जबकि असली इनोवेशन तो तब होता है जब अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ये जो कोट है ना, ये उस पुराने बिखरे हुए सिस्टम पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सरकार जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी सोच पर एक नया रेगुलेटर लेकर आई है और इसका मूल मंत्र है लाइट बट टाइट, यानी हल्का लेकिन सख्त। अब ये लाइट बट टाइट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को उनके रोजमर्रा के काम में ज्यादा आजादी मिलेगी, दखलंदाजी कम होगी। लेकिन जब बात क्वालिटी और रिजल्ट्स की आएगी तो नियम बहुत कड़े होंगे। मकसद यह है कि वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कल्चर था, उसे खत्म करके परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाए। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला दिया गया है, जिसके 3 मेन पिलर होंगे। पहला, जो इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देगा, उनके गवर्नेंस को देखेगा। दूसरा, जो क्वालिटी के हिसाब से उनकी रेटिंग करेगा। और तीसरा, जो पूरे देश के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करेगा। सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी और थोड़ा पेचीदा सवाल खड़ा होता है कि इन यूनिवर्सिटीज को पैसा कौन देगा? और ये वो सवाल है जो इस पूरे रिफॉर्म के बीचों बीच एक बड़ी बहस छेड़ देता है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जो ओरिजिनल प्लान था, यानी एनईपी 2020, उसमें 4 पिलर थे और चौथा पिलर खास तौर पर यूनिवर्सिटीज को फंड देने के लिए ही था। पर जब फाइनल बिल आया तो वो फंडिंग वाला पिलर गायब था। अब जाहिर है, इस एक चीज के गायब होने से कई तरह की बहसें और चिंताएं खड़ी हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा जो टकराव है वो है सेंटर और स्टेट्स के बीच का। केंद्र सरकार का कहना है कि हम एक मॉडर्न यूनिफाइड सिस्टम बना रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यों को डर है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट हैवी कमीशन बन जाएगा जो उनकी आज़ादी छीन लेगा। और याद रखिए, एजुकेशन संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब इस पर सेंटर और स्टेट दोनों का हक है। इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं, जैसे क्या ये वाकई में ऑटोनॉमी है या बस कंट्रोल करने का एक नया तरीका है? और मेडिकल और लीगल एजुकेशन को अभी भी इस सिस्टम से बाहर क्यों रखा गया है? और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि बहुत से ज़रूरी नियम कानून तो अभी बने ही नहीं हैं। तो आगे क्या होगा, इस पर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। अच्छा, ये सब तो हो गई पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसका स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ पर ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब फोकस इस पर करते हैं। ये नंबर देखिए ज़रा, 94%। भारत के 94% स्टूडेंट्स या तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या प्राइवेट में। अब सोचिए, जब फंडिंग के लिए कोई डेडिकेटेड बॉडी ही नहीं है तो इन 94% स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट्स को सेंटर से पैसा कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक एरिया है जहां ये रिफॉर्म एक जबरदस्त पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, और वो है स्टूडेंट्स के लिए इक्विटी, यानी समानता। इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं कि 2012 के पुराने नियमों के मुकाबले 2026 के नए नियम कितने ज्यादा मजबूत हैं। अब सिर्फ SC ST ही नहीं बल्कि OBC, EWS और महिलाओं को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। हर कैंपस में इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा और शिकायतों को एक तय समय में सुलझाना ही होगा।
अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता तो उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले सालों में कैंपस में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। जैसे 2035 तक हर कॉलेज के लिए एक्रेडिशन यानी मान्यता लेना ज़रूरी हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम आएगा। और हाँ, हो सकता है कि कई अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंपलसरी हो जाएं। तो आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। एक ऐसा दांव जिसमें आगे की राह चुनौतियों से तो भरी है, लेकिन अगर ये सफल रहा तो मौके भी उतने ही बड़े हैं। ये जो टाइमलाइन है ये हमें बताती है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। सफ़र देखिए कितना लंबा है। 1944 में पहली बार एक ऐसी कमेटी का आइडिया आया था, फिर 1956 में यूजीसी बना और अब 2025 में हम VBA से बिल की बात कर रहे हैं। ये सच में भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को इस एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। क्या ये लाइट बट टाइट वाला रिफॉर्म सच में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना पाएगा, या फिर ये कुछ नई ही मुश्किलें खड़ी कर देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।